नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बालोद की, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल खरतुली में शासन के निर्देशानुसार 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारियों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के बालोद रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन शामिल रहा। इस योजना के तहत बालोद रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि रेलवे के विकास से क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। साथ ही पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इस अवसर पर कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग, जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी सहित रेलवे और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और आम नागरिकगण मौजूद थे। जमाने में जो रेलवे की स्थिति थी, रेलवे स्टेशनों की स्थिति थी, वहाँ पे साफ सफाई नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार भारत देश के अनेक ऐसे निर्माण के कार्य हुए हैं, चाहे रेलवे की रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगा नहीं। एक बार जोर से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ बताइए। ऐसे रेलवे की सुविधा हो, हवाई जहाज की सुविधा हो, रोड की सुविधा हो, हर सुविधा से आज देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसे 1300 स्टेशन सोच कर देखिए, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप पहले के रेलवे स्टेशन जाइए, भिलाई बिलासपुर, मैं तो बचपन से रेलवे स्टेशन घूम रहा हूँ। एक गंदा रेलवे स्टेशन, सुविधा युक्त जहाँ कोई नाम नहीं था, ऐसे रेलवे स्टेशन की स्थिति होती थी, जहाँ देश की बड़ी आबादी आने और जाने का उपयोग करती थी। उन रेलवे स्टेशनों को देश और दुनिया के अनुकूल की स्थिति यहाँ पर बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेला की रिपोर्ट। धमतरी जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल खरतुली में शासन के निर्देशानुसार 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया गया। गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के तहत कुल 13 छात्राओं को टीका लगाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य टीआर नागवंशी, शाला विकास समिति के अध्यक्ष रोहित साहू, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि ये टीकाकरण बालिकाओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मैं खरतुली से आरएचओ फीमेल बोल रही हूँ। आज हमारे हाई स्कूल खरतुली में 14 से 15 साल के बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन का टीका लगा है ना, जो कि 14 से 15 के बीच में लगना होता है। ये गर्भाशय कैंसर का वैक्सीन है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, विश्वसनीय है और बाकी कैंसर से भी बचाता है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेला की रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 की तैयारियों के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल, बिजली, रैंप, शौचालय, स्वच्छता, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाएं सहित सभी आवश्यक इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मतदाता को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक मतदान का वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि उपनिर्वाचन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतुरे की रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट की मिड टर्म कॉन्फ्रेंस और प्रथम पीजी कन्वेंशन में विशेषज्ञों ने बताया कि अब हाईटेक डेंटल इम्प्लांट तकनीक से लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं रही।
डिजिटल प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की मदद से भारत में भी विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि पहले नई तकनीकों को भारत तक पहुंचने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर उपलब्ध तकनीक लगभग उसी समय भारतीय डॉक्टर भी अपना रहे हैं। इससे मरीजों को बेहतर और किफ़ायती इलाज मिल रहा है। वहीं विदेशों से भी मरीज भारत उपचार के लिए आ रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने किया। इस अवसर पर ISOI के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद शेट्टी, नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर रिकिन गोगरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गगन जायसवाल और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर मनीष वर्मा सहित देश भर से आए 350 प्रतिनिधि और 20 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि डिजिटल तकनीक और AI की मदद से अब इम्प्लांट लगाने से पहले पूरे जबड़े की सटीक कंप्यूटर आधारित प्लानिंग की जाती है, जिससे उपचार अधिक सुरक्षित और प्रभावी बन गया है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें कुछ स्टॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। अराउंड 260 से 300 डॉक्टर्स यहाँ पे जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, जो अभी, जिनमें से 200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है और अब वो ट्रेन हो रहे हैं ओरल इम्प्लांटोलॉजी में। सो ओरल इम्प्लांटोलॉजी कैसे है, जिन लोगों को दांत नहीं होते और उनको जो कंप्लीट डेंचर होता है, जो बत्ती सी होती है, वो भी बैठ नहीं सकती, उनको एक ही ऑप्शन रहता है उनके लिए, ओरल इम्प्लांटोलॉजी। ओरल इम्प्लांटोलॉजी में क्या होता है, एक इम्प्लांट रहता है जो जबड़े के अंदर फिट किया जाता है सर्जरी द्वारा और उसके ऊपर फिर नए दांत हम बिठाते हैं। सो ये हम ट्रेन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। सो हमारी जो नेशनल बॉडी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी, मैं उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ, नेशनल सेक्रेटरी, एंड हमारे 4,500 के करीब मेंबर्स है, लाइफ मेंबर्स। और अब तक हमने 40 कॉन्फ्रेंसेस की हैं नेशनल लेवल की, और छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस तो 100-150 के ऊपर की होंगी। और हमने अब तक 10 से 15,000 डेंटिस्ट को इस फील्ड में ट्रेनिंग दी है। सो जो भी नई इम्प्लांट कंपनीज आती हैं, पुरानी इम्प्लांट कंपनीज, इंडिया में जो इम्प्लांट सिस्टम्स आते हैं, उन नए सिस्टम्स को यहाँ पे लाके लोगों को उसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी का उनसे परिचय करवाते हैं और उनको सक्षम कराते हैं कि वो ये करके अपने पेशेंट की बेहतरी कर सके। सर, कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के टीथ भी लगवाते हैं, तो ये नहीं, जो ये टीथ इम्प्लांट ये किस तरह से होता है? गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो क्राउन होता था, उसका इम्प्लांटोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इम्प्लांट बोले तो बोन के अंदर जाता है और उसके ऊपर क्राउन लगता है। आपका नाम बताइए। सो मैं हूँ डॉक्टर रिकिन गोगरी, नेशनल सेक्रेटरी एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी। ये और किस तरह से टीथ इम्प्लांट के लिए बहुत बड़े आयोजन होते हैं। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट एक नेशनल संस्था है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। ये सोसाइटी हर साल अपनी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर इंडिया करते हैं। तो इस बार हमारे इंदौर को मौका मिला है ये कॉन्फ्रेंस करने का, जहाँ पे पहले हमारे के इंदौर के MP के डॉक्टर्स बाहर जाके ये सीख के आते थे टेक्नोलॉजी। अब ये कॉन्फ्रेंस के जरिए वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वो अपने इंदौर में ही, अपने शहर में भी 2 और 3 दिन इस टेक्नोलॉजी को सीख सकेंगे। उसके जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं ऑल ओवर इंडिया, जो इम्प्लांट सिखाते हैं इंडिया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंदौर आ रहे हैं। उनसे सीख सकेंगे, बात कर सकेंगे और जान सकेंगे टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है। अपकमिंग डॉक्टर्स बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, वो भी इसका पूरा नॉलेज ले रहे हैं, इसको लेकर के। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य ये है कि हम जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो ये टेक्नोलॉजी डेंटल इम्प्लांट को अपने प्रैक्टिस में यूज़ कर सकें। जब ये सब टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे तो डेंटल में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो कि पेशेंट को बहुत हेल्प होगा। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके दांत नहीं हैं, वो ढंग से खा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये एक वरदान है डेंटल इम्प्लांटोलॉजी। कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ पर लाइव सर्जरी लाइव दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो डेंटल इम्प्लांटोलॉजी है, ये किताबों में इसका बहुत कम नॉलेज दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे कई डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे लाइव सर्जरी दिखा रहे हैं पेशेंट के ऊपर करके, कि कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को करते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या प्रिकॉशन रखना है, ताकि जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उसको ध्यान रखें और अपनी क्लिनिक में इसको यूज़ कर सकें। इस 2 दिवसीय आयोजन में कई सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने सेशंस इसमें? हमने इस 2 दिन को पूरी तरह डिवाइड किया है ताकि हर किसी को कुछ अलग सीखने को मिले। पॉडकास्ट सेशन है, क्विज कंपटीशन है, टेबल क्लिनिक है, पोस्टर प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे जो नए बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वो अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर सकते हैं और वो रिसर्च हम जज करेंगे और जो बेस्ट रिसर्च होगा उसको हम लोग एक पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड देंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर गगन जायसवाल, इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। थैंक यू। सर, ये जो आयोजन किया गया है, किस तरीके का आयोजन है और कितने दिन का आयोजन? यह आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी की 3 दिन की मीडिया कन्वेंशन और फर्स्ट PG कन्वेंशन है।
यह आयोजन जो हमारे डेंटल सर्जन होते हैं और इवन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको डेंटल इम्प्लांटोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देने, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने और जो पेशेंट का मैनेजमेंट होता है ये देने के लिए विभिन्न सत्रों में जो हमारे सेशंस है उसके द्वारा इनको डिटेल ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले कल हमारे 2 प्री कॉन्फ्रेंस कोर्स हुए हैं। आज जो कल हम लोग के मेन सेशंस हैं इसमें करीबन 14 कीनोट स्पीकर्स आए हैं जो ऑल ओवर द इंडिया आए हैं। इसके अलावा हम लोग के साइंटिफिक में पैनल डिस्कशंस हैं, पॉडकास्ट सेशंस हैं, इंडस्ट्री सेशंस हैं जिसमें जो नए गैजेट्स आए हैं उसके बारे में डॉक्टर्स को जानकारी दी जा रही है और उनको कैसे इस्तेमाल करना, उनको मेंटेन कैसे करना उस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करी गई है जिसमें जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट इम्प्लांट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में प्रोडक्ट्स रखें ताकि लोग उनको देख सकें, उनको इस्तेमाल कर सकें। सर इसका क्या उद्देश्य है? डेंटल इम्प्लांटोलॉजी एक बहुत अपब्रिंगिंग ब्रांच है। चूँकि ये डेंटल करिकुलम में डिटेल में पढ़ाई नहीं जाती है और इंडियन सोसाइटी और इम्प्लांटोलॉजी लास्ट 40 ईयर्स से ऑल ओवर द इंडिया लोगों को ट्रेन कर रही है। तो बट नेचर है जो लोग पास आउट हो चुके हैं या जो हो रहे हैं उनको इस इम्प्लांट का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ऐसे सत्र आयोजित करना बहुत आवश्यक है। सर कई एक्सपीरियंस लोग भी यहाँ पर आए हैं, कई डॉक्टर्स भी आए हैं, कहाँ से आए हैं ये? हम लोग के यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से है और साउथ से भी आए हैं और स्पीकर्स ऑल ओवर इंडिया से हैं। वर्कशॉप भी लग रही है, कुछ डॉक्टर्स वर्कशॉप दे रहे हैं। वर्कशॉप में आज 4 डॉक्टर्स हैं जो विभिन्न इम्प्लांट सिस्टम में ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है इसमें डिजिटल गाइड वगैरह यूज़ करते हैं उस पर भी हम लोग का सत्र आयोजित किया गया है। आपका परिचय और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजर। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वार्षिक 24 घंटे के इंटरनल हैकाथॉन अप्रतिम सृजन कुंभ 2026 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने तकनीक के माध्यम से समाज और उद्योग जगत की वास्तविक समस्याओं के नवाचारी समाधान प्रस्तुत किए। हैकाथॉन में 130 टीमों के 800 से अधिक इंजीनियरिंग विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। लगातार 24 घंटे तक चले इस आयोजन में प्रतिभागियों ने नवाचार, शोध, डिजाइन, थिंकिंग और व्यवहारिक तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न तकनीकी प्रोटोटाइप विकसित किए। आयोजकों के अनुसार प्रतिभागियों को उद्योग जगत के 12 अनुभवी मेंटर्स का मार्गदर्शन भी मिला जिससे वो अपने विचारों को और बेहतर तरीके से विकसित कर सके। 130 टीमों और 800 से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ अप्रतिम सृजन कुंभ 2026 क्षेत्र के सबसे बड़े इंटरनल इंजीनियरिंग हैकाथॉनों में शामिल हो गया। जरा कितनी तारीख से आयोजन शुरू हुआ है और क्या खासियत रहती है इस आयोजन की? देखिए कल से हमने शुरू किया है, ये 24 घंटे का होता है। तो कल 10 बजे से शुरू किया जिसमें हमारे ही कॉलेज के 800 बच्चे और 130 टीमों ने भाग लिया। ये परंपरा जैसे मैंने बताया 2018 से शुरू हुई। उस समय केवल 32 टीमों ने भाग लिया था और 128 बच्चे थे। आज अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो तो शायद 1200 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हमारे कॉलेज के। और इस हैकाथॉन के माध्यम से हम बच्चों में एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को, टीम बिल्डिंग को और एक कम समय में सॉल्यूशन कैसे दिया जाए पूरे कॉन्स्टेंट्स के साथ, पूरे स्ट्रेस के साथ, वो भी बच्चे सीख रहे हैं। सर इस हैकाथॉन में क्या होता है, किस तरह की कॉम्पिटिशन्स होती है? इसमें हमने विषय रखे हैं कि आप रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाइए। तो इसमें जो रियल वर्ल्ड की समस्याएं हैं उनसे वो जूझते हैं। तो इस बार हमने 6 विषय रखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला विषय रखा एग्रीटेक, दूसरा रखा स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा हेल्थ केयर, चौथा डिजास्टर मैनेजमेंट, 5वां रखा साइबर सिक्योरिटी और 6ठा रखा क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। तो ये सभी काफी जागरूक वाले विषय हैं जिसमें देश को आवश्यकता है। तो उनकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लेकर के बच्चे बैठे, 5-5, 6 के ग्रुप में, कहीं 3 के लोग भी थे, 3 टीम में 3 मेंबर्स की भी एक टीम थी और उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया। अब उनको जज करने के लिए 12 लोग आए हुए हैं जो 5 बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, ओरेकल के हैं, टीसीएस है, इन्फोबीन है, माइक्रोसॉफ्ट है और आपका एम्पेटस है। सर जो विद्यार्थी प्रदर्शन करेंगे उनको किस तरह से हौसला अफजाई की जाएगी, पुरस्कृत किया जाएगा? उनको पुरस्कार भी है, उनके लिए पुरस्कार की घोषणा की है। आप बताएं कितना? फर्स्ट प्राइज जो है 15,000 का है कॉलेज की तरफ से, सेकंड प्राइज 12,000
थर्ड प्राइज 10,000। थर्ड प्राइज 10,000 का है और उसके बाद तीन कंसोलेशन है 5,000 आपका परिचय दीजिए। मैं अरुण एस भटनागर हूँ, मैं ग्रुप एडवाइजर हूँ इस पूरे तीनों कॉलेज का। और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर केशव पटेदर जी, डॉक्टर नमिता मिनोचा हैं जो फार्मेसी के प्रिंसिपल हैं, निशांत विजयवर्गीय हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष नशा मुक्ति अभियान के तहत जुन्नारदेव पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से उपस्थित लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प दिलाया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। पुलिस ने कहा कि नशा सामाजिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से गंभीर समस्या है। अवैध नशीले पदार्थों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया। अभियान के तहत पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक जे मसराम, उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे, चौकी प्रभारी डुंगरिया, उप निरीक्षक अंजना मरावी, आरक्षक राजपाल, आरक्षक संस्कार बघेल और आरक्षक संतोष धुर्वे मौजूद रहे। करना पड़ेगा कि हमें शराब को हाथ नहीं लगाना है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो उनका जीवन है सुरक्षित रहे। और अच्छी तरह से क्या होता है कि जब अगर कोई व्यक्ति नशा भी जैसे करता है, आप लोग जानते हो, तो वो छोटी सी चीज को पूर्ति करने के लिए पहले घर में चोरी करेगा, कुछ सामानों को ले जाके बेचेगा, गेहूं चावल इस टाइप से छोटी छोटी चीज को, फिर वो उसका नशा का इतना आदी हो जाता है, लत पड़ जाता है, तो वो चोरी तक करने लगता है, दूसरे घर में चोरी करेगा या लूटपाट करने लगेगा, डकैती डालने की ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। फिर एक शराबी गांव में अक्सर शराब गांजा इस प्रकार से नशा का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, हत्या जैसे बड़ी अपराध हो जाती है। एक शरीर तो उसका खुद का नुकसान होता है जिसमें आसपास के क्षेत्र माहौल खराब होता है, उससे प्रभावित होते हैं ना। एक शराबी अगर घर में अपना उत्पात मचाता है, मोहल्ले में मचाता है, तो पूरा गांव मोहल्ला परेशान होता है। हाँ, परेशान तो मोहल्ला बिल्कुल होता है। और मारपीट जैसी बड़ी गंभीर घटनाएं होती है, छेड़खानी जैसे बड़ी गंभीर घटनाएं होती हैं। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सानू की रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल लोक में शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज ने अभियान तेज कर दिया है। समाजसेवी लेखराज जोगी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महंत महावीर नाथ ने कहा कि महाकाल लोक में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा के साथ उनका इतिहास भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस मांग को सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज, महंत बालकनाथ योगी और कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं का समर्थन मिला है। नाथ समाज को उम्मीद है कि सिंहस्थ 2028 से पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। देखो, एक नाथ संप्रदाय, शिव का एक नाथ संप्रदाय देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में एक नाथ संप्रदाय बहुत एक संप्रदाय है, और ये संप्रदाय आदि अनादिकाल से संप्रदाय है, और ये शिव संप्रदाय है। स्वयं जो गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी थे वो शिव अवतारी थे। तो हम लोगों ने मांग, पूरे नाथ संप्रदाय ने, पूरे भारत के साधु संत ने और जोगी समाज के जो नाथ संप्रदाय के हैं, उन्होंने हमने मांग करी है कि बाबा महाकाल के यहाँ सभी सप्तऋषि की मूर्ति वहाँ पर बनी हुई है, साधु संत की भी कई प्रकार से मूर्ति वहाँ पर है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ कई अनुयायी बाहर से, देश से, विदेश से सब आएंगे, तो वहाँ पर दर्शन करेंगे, उनका लेख लिखा जाएगा, उसको पढ़ेंगे, ज्ञान होगा, अनुभव होगा, वहाँ के सावर मंत्र लिखे जाएंगे। तो कई प्रकार के ऐसे नेता जैसे विजयवर्गीय जी, हमारे सांसद अलवर वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज है, तो कम से कम 50 ऐसे पत्र आए हैं कि वहाँ पर एक मूर्ति प्रतिमा, 108 फीट की प्रतिमा गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी की, गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी की प्रतिमा वहाँ पर बना दी जाए और वहाँ पर बना के और बढ़िया वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो। तो हम कहते हैं कि बड़ा आनंद का विषय रहेगा। वो कुंभ सामने आ रहा है और इस कुंभ का आनंद भी बड़ा आएगा, क्योंकि लोग करोड़ों लोग आएंगे वहाँ दर्शन करने, तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी हठ योगी थे, हठ बल से अपने हर चीज़ को वो पा लेते थे, वो तपस्या करते थे, कई 12 साल तक, कई सालों तक उठते थे,
तो ऐसे तपस्वी थे वो, क्योंकि शिव अवतारी थे ना वो तो बाल रूप में, बाल ब्रह्मचारी में उन्होंने दिखाया था लोगों को दिखाने के लिए कि शिव अवतारी का बाल रूप में गोरखनाथ जी के रूप में अवतार लिया उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे संत थे, ऐसे साधु थे, वो अवतार थे स्वयं महादेव का। उन्होंने इसको पृथ्वी को रचा था, पृथ्वी को आप महादेव हम पूजते हैं, तो महादेव का रूप तो वही थे ना, वो तपस्या करते थे, हठ योगी थे वो, क्योंकि धुना नाथ संप्रदाय धुने की बड़ी तपस्या होती है और धुने पे बैठकर जिसको भभूति दे दे गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी के नाम से उसको संतान नहीं होती, संतान हो जाती, कई प्रकार की अगर बीमारी परेशानी हो वो दूर हो जाती थी। ऐसे हठ योगी वो थे गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी। क्यों नहीं करेंगे? शिव को तो सभी मानते हैं, शिव को सभी पूजते हैं, आप भी पूजते हैं, हम भी पूजते हैं। अखाड़ा परिषद अगल से थोड़ी ना, सभी साधु संत का अखाड़ा परिषद है और साधु संत इस भारत देश के सभी इस चीज को मानते हैं कि भाई गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी कौन थे, वो हठ योगी थे, तपस्वी थे और शिव अवतारी थे, तो उन्हीं की प्रतिमा बना दी जाए महाकाल मंदिर के यहाँ पर। मेरी तो जल्दी से जल्दी मांग है, इस पे मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करी और उनको पत्र हमने दिया है, तो वो उनके ऊपर बहुत जल्दी संशोधन करके वो मूर्ति बनने का वहाँ पर बहुत जल्दी वहाँ पर कार्य शुरू होगा। और इसी के लिए मैं सरकार से मांग है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कुंभ सामने है और बड़ा आनंद आएगा, हर्ष उल्लास का समय है। उज्जैन से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती, मंगलनाथ से मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।